चलिए, कहाँ चले? चलिए कहाँ? सुनिए बाबू, जब पहले वीडियो बनाते थे ना तो पहला बार क्या बोलते थे, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू मेरे फ्रेंड्स। ये देखिए, ये रहा वीडियो आपका। आज हम लोग पढ़ने वाले बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही धमाकेदार चैप्टर टाइम एंड वर्क। अब मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, चलिए फिजिक्स। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? हम लोग फिजिक्स का चैप्टर 2। आप लोग का क्वेश्चन नाम है प्रकाश का अपवर्तन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। थोड़ा गर्मी ज़्यादा है, आप लोग आवाज़ मत कीजिएगा, हल्ला मत कीजिएगा, शांति से ध्यान से सुनिएगा, ठीक ना? चलिए देखिए, प्रकाश का अपवर्तन कल आप लोग बताए थे सघन माध्यम एंड विरल माध्यम। सघन जिसमें प्रकाश की चाल क्या होती है? धीमी होती है, और विरल में क्या होती है? अधिक होती है। हवा क्या है, विरल या सघन? विरल, क्योंकि सबसे अधिक अगर चाल देखा जाए लाइट का तो कहाँ होता है? हवा में होता है ना सबसे अधिक। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही होता है। आगे हम लोग देखेंगे कि एक कांच का स्लैब लेते हैं, ठीक है? कांच के स्लैब में हम लोग प्रकाश किरण को भेज करके देखते हैं कि उसमें क्या होता है, ठीक है? दो चीज़ उसमें होता है। होता क्या है कि जो आपतन कोण होता है वो निर्गत कोण के बराबर हो जाता है। आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर। आप लोग पेपर वेट देखे हैं? पेपर वेट नहीं देखी हैं आप लोग? अरे स्कूल में देखी होंगी ना पेपर वेट, यार जो टेबल पे रखा जाता है चापने के लिए, अखबार वगैरह। गोल कोई रखता है, कोई स्क्वायर में रखता है, उसको पेपर वेट बोलते हैं, वेट, पेपर वेट। तो पेपर वेट देखिएगा ग्लास के जैसा होता है कोई कोई, ठीक है? उसमें प्रकाश किरण मार के देखिएगा, क्रॉस करके देखिएगा, क्योंकि जब आप कोई किरण भेजते हैं तो आप बाहर से ना भेजिएगा जी, तब ना ग्लास में इंटर करेगा। तो जब आप बाहर से भेज रहे हैं अगर प्रकाश किरण को, तो यानी कि आप कहाँ से भेज रहे हैं? हवा के माध्यम से विदा कर रहे हैं ना। तो हवा से कहाँ जा रहा है? कांच में जा रहा है। अब बताइए, अगर हवा से कांच में जाएगा तो क्या प्रकाश सीधा एकदम निकल जाएगा? हवा से कांच में इंटर करेगा प्रकाश किरणें, तो आपको क्या लगता है एकदम सीधे निकल जाएगा? मान लीजिए कोई इसे स्क्वायर में कोई है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कोई ये पेपर वेट है, इसमें आप यहाँ से अगर आप कोई अगर विदा कर रहे हैं यहाँ पे कोई प्रकाश, तो सीधा थोड़ी नहीं निकलेगा, सीधा नहीं निकलता। प्रकाश का अपवर्तन का यही तो नियम है कि एक माध्यम से अगर दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश किरणें मुड़ जाती है, ठीक है? क्या होती है? दिशा में परिवर्तन आ जाता है, उसे ही कहते हैं क्या? प्रकाश के अपवर्तन। थोड़ा सा समझाते हैं आप लोग को। तो कांच का स्लैब जो होता है उसी को बोलते हैं कांच का स्लैब। कोई बड़ा कांच का स्लैब देखे होंगे, कांच का स्लैब, कोई मछली वगैरह रहता है उसमें, नहीं देखे घर पे रहता है, तो वो थोड़ा सा बड़ा होता है। तो उसमें अगर आप लाइट भेज के देखिएगा तो उसमें क्या होता है ना कि पहले हवा से कहाँ जाएगा? कांच में इंटर करेगा, तो थोड़ा सा अगर जाएगा सीधा तो थोड़ा सा मुड़ जाएगा। तो आप बताइए कहाँ मुड़ेगा वो? अगर हवा से जा रहा है कांच में तो मुड़ेगा कहाँ? अभिलंब की ओर। कहाँ मुड़ेगा? अभिलंब की ओर, क्योंकि प्रकाश की चाल हवा में क्या थी? अधिक थी। आकाश में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि क्या है? कांच सघन माध्यम है। तो सघन माध्यम में इंटर करता है बाबू, सघन माध्यम में इंटर करता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। कल बताए थे कि विरल से अगर सघन में जाता है, यानी हवा से अगर जल में जाता है, तो अभिलंब की ओर क्या होती है? प्रकाश किरण मुड़ जाती है। अगर वही विरल से सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है। नियम सिखाए थे आप लोग को। तो अगर आप एक कांच का स्लैब लेते हैं, अगर आप कोई कांच का स्लैब लेते हैं, ठीक है, इसमें आप किरण भेजिए। क्या है बाबू? दरबार थोड़ा सा और बंद करना, लाइट आएगा उसका। तो अगर मान के चलिए हम किरण को ऐसे भेज रहे हैं, कोई प्रकाश किरण को ऐसे भेज रहे हैं, ये क्या हो रही है? आपतित किरणें हैं। आपतित मतलब आने वाली किरणें। ये कांच का क्या है? स्लैब है। बताओ, जब इधर से प्रकाश किरणें आती है तो हम लोग अगर कोई काल्पनिक रेखा खींचते हैं अभिलंब, तो कहाँ खींचेंगे? यहाँ पे खींचेंगे, खींचेंगे ना। ये क्या है? अभिलंब है। और देखिए, ये पहले इंटर करेगी, इसको जाना चाहिए था कैसे? ऐसे किरण को जाना चाहिए था, क्योंकि हम जिस हिसाब से हम जिस एंगल पे प्रकाश किरण को भेज रहे हैं कांच के स्लैब में, तो क्या होना चाहिए? सीधे निकल जाना चाहिए किरण को।
लेकिन ये होता क्या है कि यहाँ पे है आपका हवा, विरल माध्यम है, ये कहाँ चला गया, सघन माध्यम में। तो जब सघन माध्यम में इंटर करता है तो आप जानते हैं कि किने मुड़ जाता है वो, तो ये आपका क्या है, अभिलंब है। ठीक है, ये अभिलंब है। तो ये जो है आपका ऐसे घूम जाता है। समझे कुछ हम क्या बोल रहे हैं? देखिए ऐसे घूम के ना यहाँ से, अब देखो, अब यहाँ से क्या होता है, कभी कभी आप समझ पा रहे होंगे तो बताइएगा। फिगर को एकदम बढ़िया से डिटरमाइन करके समझिए। ठीक है, कांच से अब फिर निकलेगा कहाँ, हवा में निकलेगा, फिर बाहर निकलेगा लाइट। देखिए एक बार तो मुड़ा, क्यों मुड़ा, क्योंकि कांच में इंटर किया, फिर कांच से बाहर निकलेगा तो फिर एक बार मुड़ेगा, तो 2 बार मुड़ेगा ना जी। तो जब हम कांच से इधर करेंगे तो इधर थोड़ा सा हल्का सा इसे मुड़ जाएगा। समझ गए? अब बताइए ये भी कहाँ आया है, कांच में है, कांच से बाहर निकला तो क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा, मुड़ेगा ना। थोड़ा सा इसको ऐसे बना देते हैं, कोई दिक्कत? इसको क्या मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं जी, अभिलंब। कोई दिक्कत है आप लोग को, अभिलंब में कोई दिक्कत है ना? ना, चल देखिए, ये क्या आपका, प्रकाश आ रही है, जाना चाहिए तो इसको ऐसे, लेकिन घूम गया। ठीक है, अब देखिए, अब बताओ बाबू, अभिलंब क्या है, अभिलंब ये क्या है, आपतित किरण। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। क्या कहते हैं, प्रकाश के आप परावर्तन में पढ़ी होंगी कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच वाले कोण को क्या कहते हैं, यानी आई। आई मतलब आपतन कोण। अच्छा, ये क्या है आपका, अपवर्तित किरण हो गई, लौट रही ना, आपतित परावर्तित, लेकिन इसमें परावर्तित नहीं होता, क्या होता है, अपवर्तित हो जाता है। परावर्तित कहते हैं प्रकाश के परावर्तन में, इसमें अपवर्तन, तो इसलिए क्या कहेंगे, अपवर्तित। तो जब यहाँ से ये निकला बाबू तो इसको कहेंगे, पता है क्या आपको, सॉरी यार नहीं कहेंगे जी, इसको कहेंगे ई। क्या कहेंगे, ई कहेंगे। समझ गई? इसको क्या, ई कौन किरण है, पता है, ई कौन किरण है, ई है निर्गत किरण। इसको क्या कहिएगा, क्योंकि देखिए आपतित, यहाँ तक आपतित कहेंगे, जब यहाँ से बाहर निकले तो क्या कहेंगे इसको, निर्गत किरण। तो आप ध्यान सुनिए, निर्गत किरण ये हो गया आपका, ठीक है, निर्गत किरण, और ये क्या है आपका, अभिलंब। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के बना कोण को क्या कहते हैं, निर्गत कोण। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं जी, निर्गत कोण कहते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है आप लोग को? अब बताइए, ये क्या आपका आपतन कोण, और ये ई क्या है, निर्गत कोण। आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है। ठीक है, अगर एक कांच के स्लैब में प्रकाश किरणों को भेजते हैं तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो उसमें क्या होता है कि आपतन कोण निर्गत कोण के क्या हो जाता है, बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा जी, आपतन कोण किसका बराबर होगा, अर्थात आई बराबर, सॉरी आई बराबर ई ठीक लिखा है ना, ई समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आया तो सुन लीजिए, ई है, ई फॉर एग, एग फॉर अंडा। अरे अंडा नहीं होता है। अच्छा हम समझे, अब समझे हम क्या है हंसा, समझ में क्या है हंसा, तो पीछे तक क्या हंसा है, आखिर यार गजब है। देखिए आपतन कोण किसका बराबर होता है बाबू, निर्गत कोण के। अब बताइए, आपसे पूछेंगे कि बाबू कि निर्गत किरण, सॉरी निर्गत किरण किसे कहते हैं, क्या बताइएगा?
निर्गत किरण क्वेश्चन नहीं ना है कि है? निर्गत कोण होगा बाबू रे। निर्गत कोण आपके हिसाब से डेफिनेशन क्या होना चाहिए? निर्गत कोण किसे कहते हैं? ये क्या है? अभिलंब। ये क्या है? निर्गत किरण। तो अभिलंब और निर्गत किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? निर्गत कोण। तो हम निर्गत कोण का डेफिनेशन लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं? क्या लिखें? अभिलंब तथा निर्गत, देखिए निर्गत किरण के बीच बना कोण को क्या कहते हैं? कोई आप लोग को समस्या है? तो कांच के स्लैब से प्रकाश किरण जाने पर क्या होता है घटना? आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर हो जाता है, अर्थात I बराबर E। यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत है? मूव काहे कर रहा है जानते हैं आप लोग? मूव जो प्रकाश किरण मूव क्यों कर रहा है? अपवर्तन कारण, क्योंकि माध्यम बदल रहा है। माध्यम के बदलने के अकॉर्डिंग क्या होता है? दिशा में परिवर्तन हो जाती है प्रकाश किरण की। यहाँ तक आप लोग कोई आपत्ति है? आगे बढ़ें। चलिए अब देखते हैं भाई मेरे पार्श्विक विस्थापन। ठीक है जी, क्या है? पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं? बताइए बाबू, पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं? ये कौन किरण है बताइए तो आप लोग? ये कौन किरण है पूछ रहे हैं? आपतित किरण है ना? ये कौन किरण है? तो आपतित किरण निर्गत किरण के बीच की दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट में अगर आप देखें तो इसकी देखिए ये क्या हो गया आपका आपतित किरण, लेकिन इसे आया नहीं है क्योंकि क्या कांच में जब इंटर किया तो अभिलंब की ओर मुड़ गया दिशा, जो प्रकाश किरण जो डायरेक्शन है मुड़ गया इधर अभिलंब की ओर। लेकिन जो आपकी ये आपतित किरण आ रही है तो ये आपतित किरण, ठीक है, और कौन है? एक निर्गत किरण। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी ये क्या है? दोनों के बीच की दूरी है। विस्थापन का मतलब दूरी ही होता है, शॉर्टकट दूरी को कहते हैं विस्थापन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? दूरी। जैसे आपको जाना है स्कूल पे दाहोद जाना है, चाहे किसी के घर पे जाना है, मान लो कोई व्यक्ति है इस नाम का है, आपको जाना है अगर वहाँ पे, तो आप कैसे जाइएगा? एक डायरेक्ट जाइएगा, एक बाई रोड जाइएगा। तो डायरेक्ट जाते हैं तो क्या है? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। आप बाई रोड जाते हैं तो निर्गत, सॉरी क्या है जी? दूरी है। तो कुल दूरी को क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। और शॉर्टकट दूरी क्या कहेंगे? विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन भी एक तरह से क्या है? दूरी है। विस्थापन भी क्या है? दूरी है। आपको समझ में आ रही होगी बढ़िया। देखिए ये क्या है? आपतित किरण। ये क्या है? निर्गत किरण। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन। तो 1 नंबर क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन लिखे हैं, बताइए तो। आपतित किरण तथा निर्गत यार छोड़े लागल पंछू उछूर हो गए। का हम इंक भरी यार, कारण डिजिटल बोर्ड कही आई। समझ समझ दर्द भरी दास्तां गर्मी के मौसम में। देखिए तो पार्श्विक जो विस्थापन आपका है क्या किसे कहते हैं? याद हो गया आप लोग को? तो निर्गत कोण किसे कहते हैं? अभिलंब और निर्गत किरण के बीच बने कोण को निर्गत कोण। और बताइए पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं? तो आपतित किरण और, तो हम लिख देखा इसको कि ये क्या आपका तो आपतित किरण निर्गत किरण वा आ दोनों के बीच में की दूरिया क्या कहलाई? पार्श्विक विस्थापन। आगे क्या है कि पार्श्विक जो विस्थापन है
मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करता है। पार्श्विक जो विस्थापन है मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करता है। पहला, कांच के स्लैब की मोटाई के सीधा क्या होता है, समानुपाती होता है। जो कांच का स्लैब देख रहे हैं, ये स्लैब जो आप देख रहे हैं, तो इसकी मोटाई की क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है। यानी जो पार्श्विक विस्थापन है ना, तो अगर आप कांच के स्लैब को जितना मोटा कीजिएगा उतने दोनों के बीच दूरी ज़्यादा होगी। समझे हम क्या बोलते हैं? ये जो आपका निर्गत किरण है, ये क्या है, आपतित किरण है। तो ये इसके बीच की दूरी क्या कहेंगे, पार्श्विक विस्थापन कहेंगे। तो पार्श्विक विस्थापन डिपेंडेंट करता है किस पे, कांच के स्लैब पर करता है। कांच का स्लैब जितना मोटा कीजिएगा, ये पता है क्या होगा, उतना उ भागी हेने हाई भागी हेने, यानी दोनों के बीच दूरी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जितने मोटा है उतनी क्या हुई, दूरी बढ़ेगा, दोनों के बीच में बढ़ेगा ना। यानी मोटाई बढ़ रहा है तो दूरी भी बढ़ रहा है, यानी दोनों दूसरे क्या है, समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो समझिए, तो पार्श्विक विस्थापन किस पे निर्भर करता है, निर्भर तो चीज़ दो पर करता है, लेकिन आदमी तीन चार पकड़ लेता है, क्या करिएगा। समझिए, तो हमारा कहने का मतलब ये है कि पार्श्विक विस्थापन अल्टीमेटली हम लोग अगर बुक के हिसाब से देखें तो दो चीज़ें हैं। कितनी चीज़ें हैं, दो चीज़ें हैं। दो चीज़ों पे क्या करती है, निर्भर करती है। फर्स्ट क्या होता है आपका, कांच के पसीना है बाबू, हम लोग गरीब आदमी है ना, गमछा से पूछ लेते हैं, शर्टे में पूछ लेते हैं। पार्श्विक विस्थापन क्या है, सॉरी, पार्श्विक विस्थापन दो बातों पर कहाँ है निर्भर, ठीक है ना। लेकिन दो बातों से कुछ होने वाली नहीं है, तीन बातें बोली जाती है। दो बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो पहला क्या है आप लोग का, कांच की मोटाई के सीधा समानुपाती होती है, लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, देखो बाबू, देखिए ध्यान से, कोई दिक्कत उसमें, इसमें इधर नहीं उधर, ठीक है ना। यहाँ तक कांच की मोटाई के सीधा समानुपाती होता है। दूसरा क्या है बाबू आप लोग का, यह आपतन कोण का क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है। कौन चीज, पार्श्विक विस्थापन। यानी कहने का मतलब ये है ना, ये क्या आपका है, आपतन कोण है। ये जितने झुकाइएगा, आपतित किरण है जो है आपको, जो आ रही है, जो किरण भेज रही है इधर से, आपतित किरण को जितना झुकाइएगा उतना इस पर निर्भर करेगा। देखिए, हमारे कहने का मतलब ये नहीं कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हो सकता है घट भी जाए। तो जितना ये कोण पे यहाँ से भेजिएगा प्रकाश किरण को, ठीक है, जितना किरण, जितना एंगल विदा कीजिए, 60 पे, 70 पे, 80 पे, जितना विदा कीजिए, तो इस पे निर्भर करता है। अगर 60 भेजते हैं तो दूरी कुछ और होगी, 70 भेजेगा तो दूरी कुछ और होगी। मतलब जैसे इसमें बदलाव कीजिएगा एंगल में, यहाँ से प्रकाश किरण जो भेज रहे हैं, कोई यहाँ से भेज रहा है, कोई थोड़ा सा एंगल बना के भेज रहा है, और समझ गए। तो जैसे जैसे एंगल बना के विदा कीजिएगा ना, इस पर निर्भर करता है, पार्श्विक विस्थापन पे। मेरी बातों को समझ पा रहे हैं आप लोग, हम क्या बोल रहे हैं। हमारे कहने का मतलब है कि अगर आप यहाँ से जो प्रकाश किरणों को भेज रहे हैं, अभी मान के चलिए कितना पर होगा, 30 पर होगा, ठीक है। और चाहे 180 उधर ले लीजिए, तो 160 ले लीजिए, चाहे 70 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, और उसको झुका कीजिए, तो और ये जो है ना आपका जो किरण है आपका, ये ऐसे भागेगा, ठीक है। जो आपका यहाँ से जो कांच स्लैब में आए, कांच स्लैब के बाद जो निर्गत होती है, जो निकलती है यहाँ से, तो थोड़ा सा क्या होगा, इसका दूरी बढ़ेगा। यानी देखिए, कहने का अल्टीमेटली सीधा सा बात बताते हैं आपको, जितना एंगल यहाँ पे परिवर्तन कीजिएगा, यहाँ पे आपको दूरी में परिवर्तन मिलेगा। 60 कम कीजिएगा एंगल, 60 यहाँ पे कम हो जाएगा दूरी। 70 बढ़ाइएगा, 70 बढ़ जाएगा। कौची बढ़ाइएगा तो, आपतन कोण। आपतन कोण के सीधा क्या होता है, समानुपाती। पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, आपतन कोण के, कहाँ लिखे दूसरा, लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए बाबू, एक ये हो गया आपका, ये हो गया पार्श्विक
वो सब नहीं लिखे, जगह नहीं है। सीधा ठीक है। यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत है? बिना बोर्ड मीट कैले, बिना हमें मटेरियल डल ले, काम ना चली। चलिए इसको उतारिए आप लोग। देखिए आप लोग को समझ में आया ना कांच का स्लैब के बारे में? उसमें जितना भी चीज़ था, आपका निर्गत कोण था, और क्या था, पार्श्विक विस्थापन था, और क्या था, आपतन कोण हम लोग समझे उसमें, यही सब ना था। पार्श्विक विस्थापन दो बातों पर निर्भर करते, वो भी सीखे हम लोग। सीखेगा नहीं? आप देख लेते हैं भाई मेरे अपवर्तनांक, क्या देखते हैं? अपवर्तनांक। क्वेश्चन ये रहा आपका, अपवर्तनांक। देखिए जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह क्या होती है जी? मुड़ जाती है। क्या होती है? मुड़ जाती है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? देखिए आप लोग समझाते हैं बाबू। अपवर्तनांक, इसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। इसे देखिए प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को भी किससे सूचित करते हैं? म्यू द्वारा। अपवर्तनांक को भी म्यू इसे कहते हैं। कोई दिक्कत है? देखिए समझिए बाबू, अपवर्तनांक किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह मुड़ जाती है। तो वह कितनी मुड़ी है, वो कितनी मुड़ी है, मतलब कितना मुड़ी है, इस संख्या को पता, जो संख्या बताती है कितना मुड़ी है, उसी संख्या को कहते हैं अपवर्तनांक। जैसे मान लीजिए नहीं बोलता है कोई 10 डिग्री पे झुकी हुई है, तो 10 डिग्री आपका क्या हो गया? अपवर्तनांक हो गया। देखिए समझिए, इसको पढ़ के सुनाते हैं। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है तो मुड़ जाती है। इसकी मुड़ी हुई दर के माप के लिए जिस संख्या का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। मतलब कितनी मुड़ी हुई है, कितनी मुड़ी हुई है, इसे बताने के लिए, फिर सुनिए, कितनी मुड़ी हुई है, प्रकाश किरण कितनी मुड़ी हुई है, इसे बताने के लिए जिस संख्या का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। कितनी मुड़ी हुई है, प्रकाश की किरणें किसी स्लैब में जाके या फिर कहीं भी जाके किसी माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाके कितनी मुड़ी हुई है, इसे बताने के लिए जिस संख्या का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं कुछ अपवर्तनांक। तो बताने वाली संख्या कि कितना मुड़ा है, उस संख्या को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए हीरे का सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है, आपको मालूम हो कितना?
2.42 कितना होता है? 2.42 सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? हीरे का होता है। ये आपका एग्जाम में पूछता है कि सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, तो हीरा का होता है। यानी हीरा का अपवर्तनांक होता कितना है? 2.42। यानी 2.42 जो संख्या का हम प्रयोग कर रहे हैं, किस लिए प्रयोग कर रहे हैं? इसलिए प्रयोग कर रहे हैं कि जो हीरा होता है ना, उसमें कोई प्रकाश किरण जाएगी तो कितना मुड़ेगा? तो कितना मुड़ेगा? 2.42 इतना मुड़ेगा। उस संख्या क्यों प्रयोग किस लिए किए हैं? उस संख्या ये बताता है कि उसमें प्रकाश किरणें कितनी मुड़ेंगी। 2.42 क्या है? अपवर्तनांक है। किसका अपवर्तनांक है? हीरा का। तो अपवर्तनांक का अर्थ क्या होता है कि कितनी मुड़ी हुई है प्रकाश किरणें। इस संख्या को जो संख्या से बताता है उस संख्या का कहते हैं अपवर्तनांक कहते हैं। तो 2.42 क्या है? अपवर्तनांक है। यह क्या बताता है कि प्रकाश किरणें कितनी मुड़ी है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? लिखे यहाँ पे, मुड़ी हुई दर के माप के लिए जिस संख्या का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। मुड़ी हुई दर के माप के लिए जिस संख्या का प्रयोग करते हैं, जैसे हीरा के लिए क्या प्रयोग करते हैं? 2.42। तो 2.42 क्या, उससे क्या होता है? वो मापने के लिए होता है कि कितना मुड़ी हुई है। ठीक है, दिक्कत आप लोग को यहाँ तक? तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश किरणें मुड़ जाती है। कितनी मुड़ी हुई है इसको पता करने के लिए जिस संख्या का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। सीधा एकदम है। आगे देखते हैं भाई कि म्यू द्वारा इसे क्या करते हैं? सूचित करते हैं। एक इसका एक और डेफिनेशन है, शॉर्ट में है, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं बाबू? अपवर्तनांक कहते हैं। इसलिए इसका 2-3 फॉर्मूला बन गया है। एक आप इसके हिसाब से फॉर्मूला हो गया, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। साइन आई को कहते हैं आपतन कोण कीजिए और साइन आर को क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण कीजिए। ठीक है, आपतन कोण कीजिए और अपवर्तन कोण कीजिए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आप लोग को? बाबू तू काहे मुस्कुरा रहा है? ये हम समझ पा रहे हैं, मेरी आंखों को धोखा नहीं दे सकते हो। ठीक है, आपके जैसे इंसान को पढ़ा के भेज दिए हैं, तो ध्यान दीजिए पढ़ाई पे। सुनिए, अपवर्तनांक गति से म्यू द्वारा करते हैं, सूचित करते हैं। अब म्यू का सूत्र क्या होता है? म्यू बराबर साइन आई अपॉन, देखिए फहरा सूत्र, देखिए फर्स्ट फॉर्मूला, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन, ये आपका क्या है? अपवर्तनांक का पहिल का सूत्र है। क्या है? पहिल का। ये कौन है? पहिल की है। कौन है? पहिल का है। दूसरा, अरे नाम भी ठीक है, चलिए सेकेंड देखिए। सेकेंड क्या लिखे हम लोग? म्यू बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल। कोई दिक्कत? इसे सी से करते हैं ना, भी से ना, यानी इसे क्या लिख सकते हैं अगर हम लोग? सी बटे भी। शॉर्ट में निर्वात में प्रकाश की चाल को सी से सूचित करते हैं, और किसी और भी कोई माध्यम हो जाएगा तो उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं? भी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग फॉर्मूला को सेट करते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में, आपको गति समीकरण 3 को लिखवाए थे, याद है? भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, नहीं सिखैले? गजब हाल बा। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, नहीं सिखाए हैं? ए बराबर भी प्लस ए टी, शायद ए बराबर यू प्लस ए टी, ऐसे है। याद नहीं है फॉर्मूला? याद देखिए, आप लोग ध्यान रख के रखिए बाबू को। आप कहाँ कोई पूछ देंगे तो बताइएगा तब ना। चलिए देखिए, तीसरा फॉर्मूला क्या होता है आपका? म्यू बराबर, हाँ, वास्तविक कि वास्तविक में कैसन है। कोई दिक्कत? वास्तविक गहराई के लिए क्या लिखते हैं? देखिए आपको जो बताए थे सिक्का वाला, याद है? उसमें वास्तविक गहराई कुछ और होती है, नज़र कुछ और आता है।
का यानी आँखों का धोखा हो जाता है कभी कभी सामने भी रहने के बाद। कभी कभी आँखों का धोखा भी हो जाता है, तो उस आँखों को संभलना चाहिए, उस दर्द उस पीड़ा को भी समझना चाहिए। ठीक है, चलिए। वास्तविक गहराई अपन आभासी गहराई, आप लोग हंसी में ज़्यादा, आप लोग समझ पा रहे हैं ना। आभासी केवल आभासी क्या हम लोग को आभास हो रहा है, बट वास्तविक वो क्या है जाने के बाद पता चलता है। चलिए ठीक है, उसको उतारिए तो आगे बताते हैं बाबू। और कोई फार्मूला नहीं ना है, इस पर कुछ न्यूमेरिकल है। ठीक है, आप बताइए निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, चाहे हवा में वायुमंडल में वही होता है प्रकाश की चाल। ठीक है, और आपको हम प्रकाश की चाल कुछ कुछ लिखवाएंगे। ठीक है, अभी बोल के लिखवा दें, सब लिखवा देगा यहीं पे। पहला क्या है आपका? हवा या निर्वात कहते हैं, क्या बतिया है? निर्वात मतलब जहाँ कुछ नहीं है, हवा अंतर होता है ना, लेकिन दोनों में प्रकाश वही होती है। एग्जाम में पूछता है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा क्या है? हैं? यस, बहुत बढ़िया। जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? है ना, 2.2 × 10⁸। हिस्सा में वही होगा। तीसरा अभी हम अपवर्तनांक लिखेंगे, हवा का, हर चीज़ का अपवर्तनांक लिख देंगे, है ना, हीरा का, कांच का। चाल कितनी होती है? और तो कुछ नहीं होगा। यहाँ तक खत्म हो गया ना। आप इसको राइट कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है ना। देखिए, निर्वात में प्रकाश कैल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जल में कितना होता है? 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कांच में प्रकाश कितनी होती है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत है इसमें? कोई आप परेशानी है भाई? कोई दिक्कत? इसको उतार लीजिए, मिटा देते हैं। देखिए, न्यूमेरिकल था के बाबू क्वेश्चन ना। अपवर्तनांक से जितना क्वेश्चन पूछता है, आप लोग जितने टाइप से पूछता है, आपको हम क्वेश्चन बता देते हैं। देखिए, आप लोग के मटेरियल में क्या दिया है? पहला क्वेश्चन है, प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है। इसका मतलब विरल से कहाँ जा रही है? सघन में जा रही है। हम बोल रहे हैं फिर से, प्रकाश हवा से कांच के प्लेट में प्रवेश करती है। कांच के प्लेट, या कांच में कह सकते हैं, प्लेट कहो या चाहे मत कहो, लेकिन हवा से कहाँ जा रही है? कांच में। यानी हवा क्या है? विरल माध्यम। कांच क्या है? सघन माध्यम। यानी कहाँ से कहाँ जा रहा है? विरल से सघन माध्यम में। अच्छा, जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। किसका अपवर्तनांक 1.5 है? 1.5 में प्रकाश हवा से कांच के प्लेट में प्रवेश करती है, जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। यानी कांच का अपवर्तनांक दिया कितना? 1.5। कांच का अपवर्तनांक दिया है 1.5। कह रहे कि हवा से कांच में प्रवेश करती है, तो कांच में बताइए, कांच का पूरा अपवर्तनांक दिया है कितना? 1.5। ठीक है, अब बताइए, कांच में प्रकाश की चाल आपको मालूम है? मालूम है? कहाँ मालूम है आपको? और लिखवाएं तब ना। कह रहा है कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करने के लिए कह रहा है इसमें। ठीक है, फिर से बताते हैं। आपका अपवर्तनांक दिया है 1.5। ठीक है, और कह रहा है, आप लोग ऐसे समझ, जब से लिखें तब लोग समझ नहीं है। देखिए, एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या है कि कोई प्रकाश की किरण है। ठीक है, कोई प्रकाश की किरण है, एक कांच के, कह सकते हैं ग्लास, चाहे प्लेट कह सकते हैं, कि कांच के प्लेट में क्या कर रहा है? प्रवेश करती है। कौन चीज? प्रकाश के किरण। कहाँ से? कहाँ से? किस माध्यम से किस माध्यम में जा रही है? हवा से, हाँ, विरल से सघन में। लेकिन हवा से हवा एक माध्यम हो गया, और दूसरा क्या हो गया? कांच हो गया। यानी हवा से कहाँ गया? कांच में। तो हमको तो ये तो मालूम है कि हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ये हमको याद है शुरू से। आप लोग को भी याद होगा। याद है कि नहीं है? याद है। हाँ कहिए, जबरदस्ती कहिए। हाँ, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड 9th क्लास में पढ़ा देते बनी, 8वीं क्लास में पढ़ा होते नहीं हम। ठीक बा, तो हवा को हमको मालूम है कि उसमें प्रकाश की चाल कितनी है। और क्या हमको जानना है?
कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी। आप बताइए कि हवा में अगर 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड है तो क्या इससे ज़्यादा होगा कांच में कि कम होगा? कम होगा, जाहिर सी बात है। अब वही हमको बताना है कि कितना होगा। ठीक है, कम होगा, लेकिन कितना होगा, किस हद तक। देखिए सुनिए, चलिए बाबू, तो क्या दिया आपका, हवा में प्रकाश की चाल बताइए कितनी होती है। बताइए म्यू बराबर क्या होती है जी। एक हवा का दिया है और एक क्या दिया है, कांच का, माने अन्य माध्यम। ये फॉर्मूला कौन लगेगा, यू पागल, C/V। कुछ लगेगा C/। निर्वात में प्रकाश की चाल बटा कि अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल। दूसरा सूत्र लगेगा अपवर्तनांक का, यानी C क्या है, C क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल। सूत्र तुरंत लिखनी है बाबू भाई साहब कि C के कहला निर्वात में प्रकाश की चाल, V कहला अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल। तो C क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल। अब बताइए निर्वात में प्रकाश की चाल हमको मालूम भी है, मालूम है कि नहीं है। अब बताइए अपवर्तनांक है कि नहीं, अपवर्तनांक मान कितना दिया है, 1.5। C का मान हमको मालूम है, V का मान नहीं मालूम है, यही निकालना है। ये क्या है, कांच में प्रकाश के चाल, कांच में आपको क्या निकालना है, यानी 1.5 बराबर 3 × 10⁸ बटे में कितना लिख दें, भी लिख दें। ठीक है, अब बताइए ये आएगा गुना में तो ये आएगा भागा में, ये आ गया इधर तो ई जाएगी इधर। ठीक है, कोई एक आएगा यहाँ पे जगह पे बाबू, कितना गया, 1.5 आ गया। ये 1.5 मार देगा 3 को, 2 बार में मार देगा, कहानी खत्म हो जाएगा इसका। 1.5 दूना 3, अभी भी 2 टिकस है, अभी 2 चीज है तो 2 × 10⁻। ये क्या है, क्या है, कांच में प्रकाश की चाल। तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इज जस्ट बिफोर बता दिए हैं, बताए ना, अभी लिखवाए नहीं सबका, तो यही तब को लाना था, आ गया। इसमें क्या दिखाना है, क्या बाबू, दीजिए आगे क्वेश्चन क्या है। और न्यूमेरिकल है ना, दिया है आर सर के, ठीक है, या फिर कोचिंग बिहार वाला के कोचिंग में, ठीक है, प्रकाश की चाल 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। यानी हमारे कोचिंग में जो प्रकाश की चाल है वो कितनी है, 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, 1.5 × 10⁸ है। कहाँ पे चाल प्रकाश के बता रहे हैं अभी, हमारे कोचिंग में ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं, तो प्रकाश का अपवर्तनांक क्या होगा। अब बताइए बाबू, थोड़ा सोच के बताइएगा, हमारे कोचिंग में प्रकाश की चाल कितनी है, 8। निकालना क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन, माइक्रो बराबर यानी म्यू बराबर, बताइए ऊपर क्या होता है, C/V, बिना तकले कर लिखा मान कितना होला, इसका ई क्या है, अन्य माध्यम में ना, यानी हमारे कोचिंग में चाल क्या है, अन्य माध्यम क्या हो गया, हमारा कोचिंग हो गया। ठीक है, कोचिंग में चाल कितनी है, कितनी है चाल, 1.5 × 10⁸। कोई दिक्कत, अच्छा ये कट जाएगा, देखो तो ये पूरा। अब बताइए 1.5 से भाग दीजिए 3 में, 2 नामे नहीं ले रहा है हटने का, ये क्या हो गया आपका 2, ये क्या हो गया ऑप्शन। और आगे देखते हैं क्वेश्चन, 2 हो गया ना, न्यूमेरिकल वे है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन बाबू आप लोग का है, 10 मीटर गहरे तालाब में, 10 मीटर गहरे तालाब में, मैंने गड्ढा, गड्ढा कहते हैं गहराई, ऊपर आएगा तो ऊंचाई कहेंगे उसको, जिससे कुआं हो तो उसका है, वो कुआं का देखते हैं, गहराई देखते हैं कितना गहराई है।
देखिए कह रहा है कि 10 मीटर गहरे तालाब में सिक्का दिखाई देगा तो सिक्के की आभासी गहराई ज्ञात करें। सिक्के की आभासी गहराई, लेकिन रियल में सिक्का कितना गहराई के नीचे है? 10 मीटर। बोले हैं 10 मीटर गहरे तालाब में, 10 मीटर गहरे तालाब में सिक्का दिखाई देगा तो सिक्के की आभासी गहराई ज्ञात करें, जिसमें जल का अपवर्तनांक 4/3 है। जल का अपवर्तनांक कितना है? 4/3 है। हमको बताना क्या है? आभासी गहराई कि आभासी जो है आपका, वास्तविक गहराई कितनी है तालाब की? 10 मीटर है तो सिक्का कितना नीचे जाएगा? 10 मीटर जाएगा। आप समझिए, अगर सिक्का आप कोई कॉइन छोड़ते हैं अगर तालाब में तो कितना नीचे जाएगा? 10 मीटर तक नीचे जाएगा, तल पे जाएगा ना 10 मीटर तक। तो उसका बताइए वास्तविक गहराई कितनी है? 10 मीटर। बताना क्या है? काल्पनिक, क्योंकि आपको जो दिखाई देगा वो असल में नहीं है, और वही जो दिखाई देगा आपको बताना है कि कितना पे हमको दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप देख लिए कि आपको जितना पर लगा, आप ये थोड़ी टारगेट लगा लिए कि कितना पे है। आप तो वही जान रहे हैं कि 10 मीटर नीचे है, लेकिन उतना ऊपर दिखाई देता है ना, थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता, लगता है कि ऊपर है। बता था ना सिक्का वाला। तो यानी वास्तविक गहराई कितना है? 10 मीटर है। यानी हमारा जो सिक्का है कितना नीचे है? 10 मीटर नीचे है। लेकिन हमको बताना है कि जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, जो आभास कर रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, वो कितनी ऊंचाई पे हम फील कर रहे हैं। यानी आभासी गहराई, काल्पनिक गहराई। कोई दिक्कत है? तो काल्पनिक गहराई को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला दिए थे कि वास्तविक गहराई या बटा में आभासी चाहे काल्पनिक, आभासी गहराई दिए थे ना। अपवर्तनांक का 3 फार्मूला। एक फार्मूला दिए थे sin i बटा sin r, दूसरा दिए थे कुछ c बटा v या निर्वात में प्रकाश की चाल बटा अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल। तीसरा फार्मूला जस्ट अभी यूज कर रहे हैं उसका। क्या उसका फार्मूला है? वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। तो देखिए थर्ड प्रश्न है माइक्रो बराबर वास्तविक गहराई बटा कोई दिक्कत? माइक्रो का मान बोलिए। जल के अपवर्तनांक कितना दिया है? 4/। वास्तविक गहराई 10, आभासी निकालना है, इसको मान लें का x। अब क्या हिंदी लिखेंगे? 20 सारे आभासी गहराई की हिंदी लिखें, जरूरी है। x लिख लेते हैं, अब हिंदी भी लिखना पड़ेगा। तो अब बताइए हमको क्या निकालना है? x निकालना है। x का मतलब क्या होता है? समझते हैं ना x किसको बोलते हैं? आभासी गहराई x हो गया। यहाँ से आपको निकालना है x का मान, यानी आभासी गहराई निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा बाबू तो ये कितना हो जाएगा? 4x। ये कितना हो जाएगा? 30। तो ही गुना में कहाँ चल जाए? भागा में। कहाँ कर भागा के है जी का? x बराबर 30/4, ठीक है ना। इसका कितना होगा? 15, इसका 2 होगा जी 7.5 आ रहा है जी, 7.5 मीटर। ये क्या हो गया आपका आंसर? 2 से भाग देंगे 15 में तो कई बार में कटेगा? 7.5 बार में ना। अरे 15 का आधा कितना होता है? 7.5। यानी हमको कितना पर दिखाई देगा? लगेगा कि कितना मीटर नीचे है? 7.5 मीटर नीचे है, जो कि हम लोग क्या है? गलत है। यानी जो दिखाई देगा उस पर भरोसा हाली नहीं करने लायक है, उसको ठोक बजा के चेक करना है। सिल्फर पका हुआ रहता है लेकिन फिर भी क्या करता है आदमी? ठोक बजा के चेक करता है। तो उसी प्रकार चेक कर लेना है ना। कोई आपत्ति होगा तो इग्नोर मारेगा। देखिए वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई, कोई दिक्कत है? 10/x 4/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कितना गया? x का वैल्यू आ गया 7.5, यानी 7.5 मीटर क्या है? आभासी गहराई है। क्या है? आभासी गहराई। एक और क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन अभी है? एक और रह गया क्वेश्चन आप लोग का बाबू, एक और लास्ट क्वेश्चन रह गया, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं। है क्वेश्चन सुनिए क्या? प्रकाश हवा से हीरा में प्रवेश करती है। प्रकाश कहाँ जाती है? हवा से हीरा में। हवा पहला माध्यम हो गया, हीरा दूसरा माध्यम हो गया, जिसका अपवर्तनांक कितना है? 2.42। अपवर्तनांक कितना है? 42। अच्छा निकालना है कि हीरे में प्रकाश की चाल। बताइए हीरे का अपवर्तनांक कितना दिया है? 2.42। हीरे का अपवर्तनांक कितना है? 2.42। निकालना क्या है? हीरे में प्रकाश की चाल। क्या निकालना है? प्रकाश की चाल। इसको मिटा दें। सुनिए फिर से बोलते हैं। लिखा है प्रकाश हवा से हीरा में प्रवेश करते जिसका अपवर्तनांक 2.42, तो हीरा में प्रकाश की चाल ज्ञात करें। देखो बाबू पहले क्या दिया है? हवा में, उसके बाद पूछा कुछ में है? हीरा में।
हवा से हीरा में पूछ रहा है कि हवा में ठीक है हम मानते हैं कितना चाल है, तो हीरा में क्या चाल होगा। जहाँ कि हीरा का अपवर्तनांक कितना दिया है 2.42 होता ही एग्जाम में पूछता भी है, इस बात का रखिएगा। हीरे का अपवर्तनांक पूछता है कि कौन है तो 2.42 याद रखिए। एक और चीज पूछता है सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, तो हीरे का होता है, इसके अलावा किसी का नहीं होता अधिक। जिसका अपवर्तनांक जितने ज़्यादा होता है वो उतने चमकीला होता है, इस बात का रखिएगा। जिसका अपवर्तनांक जितने ज़्यादा होगा उतना क्या होगा, चमकीला होगा। तो कितना क्वेश्चन हो गया, ये 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए म्यू बराबर क्या होता है सी बटा भी। बताइए हीरे का अपवर्तनांक दिया है कितना 2। अब बताइए सी दिया है कितना, दिया कि तो हमको याद है भी निकालना है, यानी हीरे में प्रकाश की चाल। तो तिरछा तिरछी गुना कर दें का 3 गुने 10 के पावर 8 अब बटे में यहाँ पे क्या आ जाएगा, किसी को ना किसी को तो भेजना पड़ेगा जगह पे जहाँ खाली है। अब बताइए पॉइंट हटेगा ऊपर क्या आएगा 100 आएगा, 2 अंक के बाद दशमलव हटा है ना। चलिए अब भाग दे सकते हैं, इसका हाफ कितना होगा 50, इसका हाफ 121 होगा। चलिए और कुछ कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 50 3 150 अब बट्टा में 121, 121 से भाग दीजिए तो कितना आएगा 150 में, 121 से कम 121, 9 बचा, 1 बचा कट गया, कोई दिक्कत है, इतना नहीं बचेगा जी, 29 बचेगा, 0.0 2 बार में ना कितना आएगा 242, ये 8 में से 4 जाएगा 4, फिर एगो 0 कितना होगा 4 बार है 3 बार होगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 10 में से 3 गया 7, 7 में 6 गया 1, आई हो गया 1, कितना आ रहा है भी बराबर 1.23 गुने 10 के पावर, इसको 3 की जगह पर 4 कर दीजिए, क्या दिक्कत है सबके मिला के। आंसर कितना दिया आप लोग का 1.24 मीटर प्रति सेकेंड। कभी भी देखिएगा चाल निकले तो कुछ भी निकलेगा, मीटर प्रति सेकंड निकलेगा। 4 में आप लोग कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को, न्यूमेरिकल में आसान तो है न्यूमेरिकल भाई मेरे, ज़्यादा भारी थोड़ी नहीं। चलिए इसको उतारिए।